channel Learning with Ritu and I am your friend Ritu. So guys, today we discussing about स्वर व्यंजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपको पहले दे चुकी हूँ, मैं प्रोवाइड कर दी है मैंने। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर आपको ये वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी, तो वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ डिटेल्स बताई थी, स्टार्ट कर दिया था मैंने। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने ये जो स्टार्ट करी है ये सीरीज़, वो सारे टीचिंग्स एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए ये स्टार्ट की है। ये आपको हर एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगी, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, DSSS हो, KVS हो, उसी को टारगेट करते हुए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की है। तो मैंने जो अपनी पहली वीडियो थी उसमें ध्वनि वर्ण, उच्चारण, वर्तनी आदि का ज्ञान, वर्ण के बारे में आपको बताया था कि वर्ण के कितने भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। मैं थोड़ा आपको समराइज वे में बता रही हूँ, देन फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर मैंने आपके स्वर के भेद बताए थे, कौन कौन से होते हैं, मूल स्वर और संयुक्त स्वर, जिसमें मैंने आपको एक अयोगवा बताया था। अयोगवा में अन और आहा होता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको स्वरों के प्रकार बताए थे, 3 प्रकार बताए थे स्वरों के। तो ये सब डिटेल मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। फिर व्यंजन बताए थे कि व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन के कितने भेद हैं। जैसा आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, ये चार्ट मैंने आपकी सुविधा के लिए ये यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया है कि ये आपको ईज़िली, आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको ईज़िली याद हो जाएगा। स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। कौन कौन से व्यंजन होते हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन में ये देखिए श, स, श, ह। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। ये सिर्फ आपको समराइज़ करने के लिए मैंने ये चार्ट आपको दिखाया है। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं कि आज हमारा आगे क्या है। मैंने उससे आपको कल प्रीवियस से क्वेश्चन भी बताए थे। एक क्वेश्चन शायद मैंने आपको करने के लिए भी दिया था, बट कमेंट आप करते नहीं हो। प्लीज़ कमेंट किया कीजिए, क्योंकि कमेंट करके ही मुझे पता चलेगा कि मैं आपको किस तरीके से समझा पा रही हूँ, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही हैं। तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिए जब आप वीडियो फुल देख लें तो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आपको दिखती होगी स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। मैंने व्यंजन के बारे में आपको पहले वाली वीडियो में सब कुछ बता दिया है, उसके कितने भेद हैं, क्या हैं। तो अब जो है व्यंजन क्या होते हैं, व्यंजन जो है उनको अलग अलग, मतलब कि प्रयत्न के आधार पर अलग, स्वर तंत्रियों के आधार पर अलग, मतलब अलग अलग उसके भेद बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। तो उसमें आज के वीडियो में हम इसी में ही डिस्कस करेंगे। जैसे कि अल्प प्राण, महाप्राण आपने सुना होगा, घोष, अघोष, इस तरीके की मैं आज आपसे इस वीडियो में आपको प्रोवाइड करूँगी वीडियो, उसी के बारे में आपको सब समझाऊँगी। अब जैसे कि स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद। उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी व्यंजनों को 8 वर्ग में बांटा गया है। मतलब कि उच्चारण में, जैसे कि हम बोलते हैं तो हमारे बोलने के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में विभाजित किया गया है। जैसा आपने सुना भी होगा, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठ वर्ग, इस तरीके से। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कंठ्य, फर्स्ट है कंठ्य। कंठ्य में क्या होता है, गले से जो आवाज़ें निकलती हैं सीधे, उनको कंठ्य बोलते हैं। तो ये क वर्ग के हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ड़। आप जब भी इन वर्डों को बोलेंगे तो इसकी जो आपकी वॉल्यूम है, आवाज़ है, वो सीधे गले से निकलेगी, तो इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण बोलते हैं। देन आता है आपका तालव्य। तालु से जैसे तालव्य, तालु से मतलब तालव्य जो होता है वो, उसमें जो होती है आवाज़ जो होती है आपकी तालु से, मतलब कि जब आप वो बोलेंगे तो आप ये वर्ड बोलेंगे तो आपकी जो ये वर्ड निकलेंगे वो तालु को टच करते हुए निकलेंगे। जैसे च, छ, ज, झ, भ, य, श। तो ये सब वर्ड जो है ये ताल को टच करते हैं, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ड कहते हैं, ठीक है। देन आता है मूर्धन्य। तालु के मूर्ध्रा भाग से, मूर्ध्रा भाग मतलब जैसे ये है ट, ठ, मतलब कि तालु, जैसे कि फर्स्ट वाले जो ऊपर वाला था वो तो तालु को टच कर रहा था, बट ये जो है मूर्धा भाग, मतलब कि टंग को आपके मोड़ते हुए ये टच करेंगे ताल को, कि ट, ठ, ड, मतलब कि मुड़ी हुई उसमें अवस्था में टच करते हैं, तो ये कहलाते हैं मूर्धन्य। देन दंत, जो दांत से टकराए वो वर्ड,
जैसे च, थ, द, धा बोलने में हमारे जो है दांत टकराते हैं, तो इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है। देन आता है वर्ड्स है दंत मूल से, मतलब जो दंत मूल जो हमारे मसूड़े हैं इससे टच होते हैं। प, फ, भ, मतलब दंत के मूल, दंत के जो दांत के पीछे का भाग है उससे ये जुड़ते हैं, तब ये कहलाते हैं दंत मूल से। वर्ड से जो होते हैं वो दंत मूल से होते हैं। न, स, ज, र, ला। देखिए ये जो वर्ड्स मैं आपको बता रही हूँ ये इसी तरीके से आपको लर्न करने हैं, क्योंकि इसी तरीके से आपको पूछ लिया जाएगा। कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे कि इसमें न दे दिया जाएगा और पूछेंगे कौन से वर्ग में आता है, तो आपको बताना भी है। और वर्ड से ओष्ठ्य में आता है, दंतोष्ठ्य में आता है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मैं प्रोवाइड करूँगी आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं हमें इसमें भी प्रीवियस ईयर प्रोवाइड कर ही रही हूँ आपको 4-4, 5-5 क्वेश्चन, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन का पैटर्न रहता है। ओके। देन ओष्ठ्य मतलब जब दोनों होठ लगे किसी वर्ड को बोलने में, प, फ, ब, भ, म। इन चीज़ों को ना जो ये मैं आपको बता रही हूँ इनको ना आप खुद भी बोल के देखिए। जब आप खुद बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझा रही हूँ, किस तरीके से ये कैसे हम इसको, क्योंकि अगर याद करने से इतना वो नहीं होगा, जितना हम अपने पे अप्लाई करके एग्जाम्पल देके हम काम करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है। देन आता है दंतोष्ठ्य, निचले होठ और ऊपर के दांतों से, मतलब कि इसमें निचले होठ, नीचे का होठ और ऊपर के दांत लगेंगे। व, फ। मेरा स्वर यंत्र से ह निकालता तो सीधा हा निकलता है, मुंह खुलता है एकदम से, ये स्वंत योग से। ठीक है। तो स्वर यंत्रीय को काकल्य व्यंजन भी कहते हैं। कहीं स्वर यंत्रीय पूछ लिया जाता है, कहीं काकल्य व्यंजन नाम दिया जाता है कि काकल्य व्यंजन कौन सा, तो आप है इसका आंसर लगा के आएंगे। ओके। देन आता है प्रयत्न के आधार, जो हमने पहले पढ़ा था वो था स्थान के आधार पर व्यंजन के भेद थे। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि ये किसके आधार पर है, ये तो स्थान के आधार पर थे। अब ये आता है आपका प्रयत्न के आधार पर। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण में स्वर तंत्र की स्थिति महत्वपूर्ण मानी जाती है। ठीक है। इस दृष्टि से व्यंजनों को दो वर्गों में भाग किया गया है, घोष और सघोष। किसमें विभाजित किया है? प्रयत्न के आधार पर घोष और सघोष में। ठीक है। तो घोष के आधार पर, अब घोष क्या होता है? घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन, मतलब कि जो हमारे स्वर तंत्र हैं उनमें ध्वनि होती है, उनका कंपन जो होता है वो घोष कहलाता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रों में व्यंजन होता है, मतलब कंपन होता है, जिनके उच्चारण में स्वर तंत्र में कंपन होता है वह घोष या सघोष कहा जाता है। और दूसरे प्रकार की ध्वनियाँ अघोष कहलाती हैं। जिनमें कंपन नहीं होता वो अघोष कहलाएंगे, जिनमें कंपन होता है वो सघोष कहलाएंगे। ठीक है। तो अब ये देखिए इसके उदाहरण जो हैं व्यंजन वर्गों की, ये मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा। ये देखिए व्यंजन वर्गों के अंतिम 3 यानी 3, 4, 5 वर्ण घोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि व्यंजन क्या होते हैं, का, ख, गा, घा, डा, ये तो आपको पता ही है, ये व्यंजन होते हैं। तो इसके जो लास्ट के 3 वर्ग होंगे तो वो तो कहलाएंगे आपके घोष वर्ण। एंड जो यानी शुरू के जो वर्ण होंगे वो पहला और दूसरा वर्ण क्या कहलाएगा? अघोष वर्ण। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे कि इसको देख लीजिए, इस चार्ट को देख लीजिए। अघोष और सघोष, शुरू के जो 2 वर्ण हैं वो अघोष और लास्ट के 3 जो वर्ण हैं वो घोष। इस तरीके से भी आप इजीली वे में याद कर सकते हैं कि शुरू के जो 2 वर्ण होते हैं वो अघोष कहलाते हैं और लास्ट के 3 जो वर्ड होते हैं वो घोष कहलाते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये वर्ण जो दिए गए हैं, ये देखिए ड, ड, ज, य, र, ल, व, ह घोष व्यंजन कहलाते हैं। फ, र, श, स अघोष व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यह प्राणत्व के आधार पर, वो स्वर तंत्रियों के आधार पर थे, प्राणत्व के आधार पर यहाँ प्राण का अर्थ क्या किससे लिया गया है? हवा से लिया गया है। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास बल अधिक लगता है तो उन्हें महाप्राण कहा जाता है, और प्रत्येक व्यंजन वर्ग का दूसरा तथा चौथा व्यंजन महाप्राण है। जैसे वहाँ पर घोष और अघोष में हमने स्टार्ट किया था कि 2 वर्ण अघोष, एंड जो लास्ट के 3 वर्ण थे वो अघोष थे। तो इस तरीके से यहाँ पे इसमें जो है प्राणत्व के आधार पर कि दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण एंड हाँ दूसरा और चौथा व्यंजन महाप्राण कहलाता है इसमें। ठीक है। तो इस तरीके से आप देखेंगे इसको।
ये देखिए, ये एक चार्ट है, इसको देख लीजिए, ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा। तथा जिनमें श्वास बल का प्रयोग कम होता है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग का प्रथम, तृतीय व पंचम व्यंजन अल्पप्राण कहलाता है। ठीक है, इसमें ये दिया गया है। तो ये देखिए, इस तरीके से हैं ये व्यंजन के भेद हैं: स्पर्श, अंतस्थ, स्पर्श संघर्षी, ऊष्म संघर्षी, पार्श्विक एंड संयुक्त। तो इसमें मैंने जो ये मेन पॉइंट है वही आपके लिए लिख रखा है। जैसा कि ये स्पर्श व्यंजन क से माँ तक के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहते हैं, 5 भागों में ये विभाजित रहते हैं। ठीक है। अंतस्थ व्यंजन पारस्परिक वर्णमाला के बीच स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। वर्णमाला के बीच में होते हैं इसलिए। कौन कौन से हैं? य, र, ला, व, य और व अर्ध स्वर भी कहे जाते हैं। ठीक है। देन स्पर्श संघर्षी, जिनमें जब बोलते वक्त वर्डों में संघर्ष होता है, और ये वर्ड ना स्पर्श व्यंजन में ही जुड़ते हैं। स्पर्श संघर्षी जो है स्पर्श व्यंजन में ही जोड़े जाते हैं, इसलिए इनको 25 अक्षर भी बोलते हैं स्पर्श व्यंजन को। पर इसमें ये थोड़ा सा अलग से मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसको स्पर्श संघर्षी भी बोलते हैं इन वर्णों को, जिन व्यंजनों के बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है। च, छ, ज, झ, ड़, ज, झ। ठीक है। देन आपका है ये ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी मैंने आपको पहले ही बता रखा है, श, स, स, ह। इनके उच्चारण में एक प्रकार की गर्माहट एंड सुरसुराहट सी प्रतीत होती है। ठीक है। फिर है पार्श्विक। इसके उच्चारण में के समय जीवा की नोक मूर्धा को छूती है और वायु मार्ग आंशिक रूप से अवरुद्ध होने के कारण वायु जीवा के दोनों ओर से बाहर निकलती है। ठीक है। तो ल, ये पार्श्विक की जो ध्वनि है सिर्फ एक ही वर्ण है उसका, ल। ठीक है। फिर देन लास्ट में आपका है यहाँ पे संयुक्त व्यंजन है। तो ये यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है संयुक्त व्यंजन के बारे में। ये देखिए, संयुक्त व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य व्यंजन की सहायता लेनी पड़े। जिन व्यंजनों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता लेनी पड़े वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन। जैसे क और श को मिला के शा बनता है, त और र को, आदत और रो को मिला के त्रा बनता है। ठीक है, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। देन आपके आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए अब ये देखते हैं ये आपको कितना समझ में आता है। प्लीज़ वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस भी इजीली आपको समझ में आएंगे। क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, क वर्ग जो है, जैसे क वर्ग में क्या क्या आता है? क, ख, ग, घ, ड़। तो ये जो ये वर्ड हैं जब हम बोलते हैं तो ये कहाँ से लगते हैं आपको? कि मूर्धा से होते हैं, ओष्ठ से होते हैं, कंठ से आवाज़ आ रही है, दंत से। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा कंठ से। जब हम ये करते हैं तो कंठ से आवाज़ आती है। ठीक है। देन ऊ का उच्चारण स्थान क्या हुआ? ऊ बोलने में आपके क्या होठ टकरा रहे ना, तो इसलिए ओष्ठ होएगा इसका उच्चारण। ठीक है। वर्डों को बोल के देखें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, वरना तो आपको समझ में नहीं आने गए ऐसे। निम्न से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण वर्ण क्या बताए थे मैंने? पहला और तीसरा वर्ण अल्पप्राण होता है, तो क और ग। ठीक है। देन अनुनासिक का संबंध किससे होता है? अनुस्वार और अनुनासिक भी बताया था मैंने। अनुस्वार जो होते हैं वो केवल नाक से बोले जाते हैं और अनुनासिक जो होते हैं वो केवल मुंह से बोले जाते हैं। ठीक है। देन है निम्न में से दंत्य ध्वनि कौन सी है? कौन सी होगी दंत्य ध्वनि? बोल के देखिए, पता चल जाएगा। पा और फा वो जब बोल रहे हैं तो किससे आवाज़ आ रही है? होठ टकरा रहे हैं तो दंत्य ध्वनि नहीं होगी। का और खा में भी नहीं होगी। ता और था या चा और छा में होगी। तो मेरे ख्याल से तो दंत्य ध्वनि चा और छा में होनी चाहिए। ओके, बस ये लास्ट क्वेश्चन था। बस आज के लिए इतना ही। कैसी लगी वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं आपको अच्छे से अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ इसमें। ओके, तो चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही। और मेरे चैनल से जुड़ जाइए और प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। इसमें मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैं PDF प्रोवाइड कर देती हूँ अपने जो मैं आजकल पढ़ाती हूँ। ओके, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके, बाय, थैंक यू।